हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर करेंगे आज, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। यानी सरकारी बजट के कुछ प्रकार पढ़ेंगे, सर बजट का अर्थ पढ़ेंगे, क्या होता है बजट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के साथ इसका क्या संबंध होता है, इसकी भी हम चर्चा। ये 23वां अध्याय है आपका, और आपके सिलेबस का इस प्रकार वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट आपका अध्याय है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बात करें हम ये बजट तक पहुंचने से पहले हम सरकार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि जो देखो सरकार की वह क्रिया, एक वित्तीय प्रशासन होता है। आपको वैसे ही बता देता हूँ मैं शॉर्टकट में। एक होता है वित्तीय प्रशासन, यानी वित्त से संबंधित प्रशासन, जैसे सार्वजनिक। देखो प्रशासन तो होता है ना, प्रशासन करती कौन है? सरकार करती है ना। प्रशासन पूरे देश के ऊपर सरकार करती है। वित्तीय यानी वित्त से संबंधित जो प्रशासन होता है, यानी सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक धन कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सार्वजनिक व्यय कहाँ व्यय किया जा रहा है, और सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक व्यय और ऋण की व्यवस्था, टोटल इनका जो नियंत्रण और प्रबंध किया जाता है, ये वित्तीय प्रशासन होता है। यानी सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक व्यय और ऋण का जो प्रबंध होता है, इन पर नियंत्रण करना, इनका सभी का प्रबंध करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वित्तीय प्रशासन कहते हैं। इनको भी हम क्या बोलते हैं? वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। इसके अंदर सरकार क्या करती है? प्राप्ति, क्योंकि सरकार पैसा तो व्यय करती है ना। तो वर्तमान में वैसे ही लोक कल्याण का राज्य है, तो सरकार को जनता पर पैसा खर्च करना पड़ता है, लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह, विद्यालय है, उसके बाद जो चिकित्सालय है, फ्री में दवा दी जा रही है, सड़कें बनाई जाती है, बहुत कुछ सरकार को करना पड़ता है लोगों के कल्याण के लिए। टीकाकरण किया जा रहा है सरकार अपने पैसे से, यानी हमसे कुछ भी नहीं लिया जाता, फ्री होता है बिल्कुल। यानी सरकार ऐसा काम करती है जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार ऐसा काम करती है। तो इसके लिए सरकार को पैसा तो चाहिए ना, तो बिना थोड़ी काम होता है। ये कहाँ से होगा जब तक उसके पास पैसा ही नहीं होगा। तो सरकार क्या करती है भी? सरकार की जो सार्वजनिक प्राप्तियां होती है वो वित्तीय प्रशासन में आता है। जो उन प्राप्तियों को आगे व्यय किया जाता है वो वित्तीय प्रशासन में आता है। और कुछ ऋण का भी प्रबंध किया जाता है, क्योंकि सरकार अपने टोटल उद्देश्य है उन एक प्राप्तियों से पूरा नहीं कर सकती। सरकार को कुछ ना कुछ ऋण भी लेना पड़ता है, ऋण का भी प्रबंध करना पड़ता है। उसके बाद ही सरकार क्या करती है? हमारे लिए ये कार्य करती है, लोगों के कल्याण करती है, व्यवस्था या प्रशासन को लाती है। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो लेसन है ना आपका, बिल्कुल ये सीधा पढ़ने वाला है, सिंपल सा है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक सिंपल से तरीके से ले जैसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आता है, अब ये कहा जाता है भी ध्यान ये रखा जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है भी? सरकार जो प्राप्तियां करे, सरकार जो प्राप्त करे, वो एक न्याय संगत होना चाहिए, अन्याय संगत नहीं होना चाहिए। यानी सरकार जो प्राप्तियां करे वो क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। यानी उचित तरीके से, ईमानदारी से सरकार को क्या करना चाहिए? इन ना चाहिए, यानी ये ध्यान रखना चाहिए, भी रखा जाता है भी जो प्राप्तियां हो वो न्याय संगत हो, एकत्रित हो, वो न्याय संगत हो। दूसरी बात, जो व्यय करे वो व्यय कैसा हो? अपव्यय न हो, अपव्यय न हो, ये भी ध्यान रखा जाता है। ये ऐसा नहीं पैसा अपव्यय हो जाए, फालतू पैसा निकल जाए और हमें कोई फायदा भी न हो। हमने प्राप्तियां ईमानदारी से की, न्याय संगत हमने प्राप्त किया, उसके बाद जब उनको व्यय करेंगे हम जनता में, तो वो भी कैसा होना चाहिए? एक मितव्ययी होना चाहिए। यानी मितव्ययी होता है योजना बनाकर खर्च करना, अपव्ययी होता है वैसे ही खर्च कर देना, उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, कोई लाभ न होना। जैसे एक तो हमने वैसे ही पैसा खर्च कर दिया, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसका कोई लाभ भी नहीं मिला, फिर वो पैसा तो खराब हो गया ना अपना, उसे बोलते हैं अपव्यय। एक हम योजना बनाकर बढ़िया तरीके से पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास पहले ही कम है। अगर उसको योजना और अच्छे तरीके से पैसा खर्च करेंगे तो कम पैसे कम धन में हम क्या कर सकते हैं? अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। तो इसलिए प्राप्तियां तो हो न्याय संगत एकत्रित की जाए, और व्यय हो मितव्ययी, इसका मतलब अपव्यय न हो, अपव्यय न हो। अब थोड़ा हम बजट के अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बजट के अर्थ के बारे में। बजट का
देखो, अगर बजट के अर्थ की हम चर्चा करें, बात करें, तो बजट शब्द है ना, वो फ्रांसीसी शब्द बोगेट से बना है। किससे बना है? बोगेट से। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखो, ये तो शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। चमड़े के थैले के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है, ठीक है। 1733 में बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। किसके रूप में? जादू के पिटोरे के रूप में। 1733 में जो इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था जादू के पिटारे के रूप में। यानी 1733 में इंग्लैंड में जो बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, वो जादू के पिटारे के रूप में किया गया था। क्योंकि जादू का पिटारे तो था ना, जैसे ही बजट खुलता है तो सबको पता चल जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। क्योंकि बजट क्या होता है? बजट होता है आगामी वर्ष का पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे मान लेते हैं अब जो 2020 में बजट पेश किया गया था, वो 2020 और 21 की पूरी आय और व्यय का ब्यौरा था। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय भी, सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होने वाला है और उस पैसे को कहाँ कहाँ सरकार खर्च करेगी, यानी पूरा ब्यौरा था। अभी किस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, किस क्षेत्र में कम पैसा खर्च किया जाएगा, यानी ये पूरे आगामी वर्ष का क्या होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। यानी इसी प्रकार 1733 में इंग्लैंड में इसको क्या किया गया था, बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। हम इसको एक संकुचित भाषा के अर्थ के रूप में समझ सकते हैं, छोटे अर्थ के रूप में, संकीर्ण अर्थ के रूप में। वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है। बजट क्या होता है? बजट का एक संकुचित अर्थ ले सकते हैं, जो वर्ष पर्यंत यानी पूरे आगामी वर्ष का होता है, जो आय और व्यय का लेखा जोखा दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बजट कहते हैं। ये तो है ना, बजट आता है ना, आप कभी देख लेना। क्योंकि बजट होता है वो अपने भारत के अंदर वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष वो 1 जनवरी वाला नहीं होता, ये होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। हमारे वित्तीय वर्ष का अगर काल पूछे तो आप ये आंसर दोगे, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। कभी देख लेना, 1 अप्रैल से हमारा नया बजट शुरू हो जाता है, ठीक है। उस पूरे यानी 1 अप्रैल 2020 है, जैसे अब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितना भी आय और व्यय हो रही है, सरकार का जितना पैसा आ रहा है, सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, उसका टोटल लेखा जोखा, उसका पूरा ब्यौरा दर्शाया जाता है, उसको बजट कहते हैं। ये तो संकीर्ण अर्थ में है। अगर हम इसको व्यापक अर्थ में लें, इसको बड़े अर्थ में लें, हम एक व्यापक अर्थ में लें, तो मैं ये कह सकता हूं, जब भी बजट बनाया जाता है ना, बजट बनाया जाता है, उस बजट को पास करने से पहले उसको संसद में रखा जाता है, संसद में रखा जाता है। यदि आपको याद हो तो हमने जो हमारा हो सकता है आपके पास किसी के पास राजनीति भी हो, अर्थशास्त्र भी हो, तो राजनीति के अंदर मैंने एक टॉपिक किया था कार्यपालिका व्यवस्थापिका, ठीक है। इसका मतलब वहां पर हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बजट होता है, वित्तीय शक्ति की बात की थी हमने, वित्तीय शक्ति होती है जो व्यवस्थापिका के पास, संसद के पास है। यानी कार्यपालिका जब भी बजट तैयार करती है तो उसको पहले संसद में पास कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसका मतलब सीधा नहीं है, जैसे मान लो वित्त मंत्री ने अपना बजट बनाया तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, संसद में पास कराना पड़ता है, और संसद पास करने के बाद उसको आगे क्या किया जाता है, उस बजट को यानी उस जातियों के पिटोरों को खोला जाता है, यानी उसको पढ़कर सुनाया जाता है कि इस पूरे वर्ष के दौरान हम क्या करने वाले हैं, कितनी वैकेंसियाँ निकालेंगे, कितना मुख्य शिक्षा को बढ़ाएंगे, कितना मुर्जा के अंदर पैसा खर्च करेंगे, कितनी सड़कें बनाएंगे, कितनी औद्योगिक क्षेत्र में खर्च करेंगे, कितना कृषि क्षेत्र में खर्च करेंगे, यानी पूरा ब्यौरा होता है, उसको पहले संसद में क्या करवाना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है, ठीक है। ये होता है बजट। अगर मैं आगे आपको बात करूं कि जो बजट है उसके उद्देश्य क्या है, हम बजट क्यों बनाते हैं। देखो, आप भी ले लो अपने, सबसे पहले हम उद्देश्य करने से पहले हम अपनी चर्चा करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ बजट के उद्देश्य। मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ भी, आप घर के अंदर देखते हो
आपके पिताजी बजट बनाते हैं ना, तो उनको एक मान ले, वो कहते हैं ना 6 महीने के बाद, जैसे कृषि करते हैं तो 6 माह के बाद फसल आएगी, उसको काटी जाएगी, फिर उसको बाजार में बेची जाएगी। फिर वो पहले ही बजट बना लेते हैं, इतना पैसा आएगा, उस पैसे से हम ऐसे करेंगे, आपको चप्पलें दिलाएंगे, आपको जूते दिलाएंगे, आपको ड्रेस दिलाएंगे, आपको साइकिल ला के देंगे, आपको बाइक ला के देंगे, इतना पैसा हम बैंक में लाएंगे, इतना पैसा हम तो भी मतलब किसी, यानी प्रत्येक प्रकार से वो पहले से योजना बना लेते हैं। शादी होती है, देखो शादी अब तक हुई नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले ही योजना बन जाती है, हम ये लेके आएंगे, हम उस टाइम ये लेके आएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। वहाँ पर पहले ही टेंट बुकिंग हो जाता है, पहले ही डीजे वगैरह हम सब कुछ पहले ही बुक कर देते हैं, यानी पहले ही हम उस पैसे का हिसाब किताब कर लेते हैं। नहीं करते क्या हम? ये सरकार पर होता है। आप अपने पिताजी से पूछ लेना, 1 माह के बाद, जैसे वो जॉब लगे हुए हैं तो 1 माह के बाद तनख्वाह मिलती है। जब भी आप कहोगे ना हमें वहाँ घूमने जाना है या हमें कपड़े लेके आना, तो ये कहेंगे आप 1 तारीख को चलेंगे, 2 तारीख को चलेंगे, 31 तारीख को उनको क्या मिल जाता है, वेतन सैलरी प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब पहले ही क्या कर लेते हैं, बजट बना लेते हैं, इतना पैसा इस माह में खर्च होगा। आप देख लो, घर से आपसे सामान मंगवाने भेजते हैं, अभी चलो बाजार से सामान लेके आओ, तो पहले से ही पर्ची बना देते हैं। ऐसे थोड़ी आपको 1 किलो चीनी लेने भेजते हैं तो आपको 1000 रुपये दे देंगे, तो पहले से ही दे देते हैं, 40 की चीनी आएगी जी, 100 रुपये की चाय, सूखी चाय आएगी, चाय पत्ती आएगी, यानी ऐसे करके वो आपको क्या लगभग जितना सामान उतना 300-400 रुपये दे देंगे। यानी पहले से ही उनको पता है, पूरा लेखा जोखा पता होता है उसकी कीमत ये है और इतने की इसको वस्तु मिलेगी, इतना पैसा खर्च होगा। तो ये सरकार पर होता है। सरकार क्या करती है, आगे पूरे साल का पहले से ही लेखा जोखा याद कर लेती है कि हमें कौन से क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा लगाना है, किस क्षेत्र का हमें विकास करना है। यदि शिक्षा के क्षेत्र को अधिक बढ़ोतरी करनी है, शिक्षा को बढ़ाना है, तो वो शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगी उस वर्ष के दौरान, उस वित्तीय वर्ष के दौरान। यदि उसको सड़कों के अंदर वृद्धि करनी है तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान सड़कों पर वृद्धि करेगी। अगर उसको कोई नया हॉस्पिटल या कोई वैकेंसी वगैरह निकालनी है या उसको कोई रोजगार में वृद्धि करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, उस क्षेत्र में पैसा खर्च करेगी, उस क्षेत्र में पैसा ज़्यादा लगवाएगी। अब सुनते हैं बात, अब आता है बजट के उद्देश्य क्या है। जैसे ही ताकि एक पैसे को बढ़िया तरीके से खर्च किया जाए, योजना बनाकर पैसा खर्च किया जाए, जिससे पैसे का अपव्यय न हो, यानी मितव्ययी तरीके से पैसे को खर्च किया जाए। तो पहला हम बता सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है बजट की। क्या होती है? उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी बजट के द्वारा ही तो उत्पादन बढ़ता है। बजट जो लेखा जोखा होता है, यानी उसके द्वारा, बजट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन में बढ़ाने में इसकी, यानी देश में चाहे वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि में ज़्यादा पैसा व्यय किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाना है तो औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा व्यय किया जाएगा। यानी उत्पादन बढ़ाने में इसकी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। हम आगे और बात करें तो बजट के द्वारा हमने पढ़ा था, बजट के द्वारा सरकार प्राप्तियां करती है। प्राप्तियां कैसे? कर के द्वारा, यानी सरकार करारोपण करके, यानी नए कर लगा के, नए कर लगाकर, या आप कह सकते हैं साथ में जनता से ऋण लेकर वो क्या कर सकती है, जनता की क्रय शक्ति को कम कर सकती है। जनता की क्रय शक्ति कम करके कीमत नियंत्रण कर सकती है। कीमत नियंत्रण कर, देखो क्या होगा, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, क्रय करेंगे, वस्तुओं को ज़्यादा क्रय करेंगे, मांग को बढ़ाएंगे, और ज़्यादा जब मांग बढ़ेगी ना तो कीमत तो बढ़ी ही बढ़ेगी, वस्तु की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, हम पर कर लगा देगी, कुछ पैसा हमारा सरकार के पास चला जाएगा, और जनता जिनके पास पैसा आता है उससे ऋण लेगी तो पैसा कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो उस क्रय शक्ति कम हो रही है। जब क्रय शक्ति यानी जब मांग कम होगी बाजार से, तो कीमत अपने आप ही वस्तु क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मांग, कीमत वस्तु कब बढ़ती है? आप कभी देखते हैं जब हमारे जब कृषि में उत्पादन होता है, जैसे सब्जियां वगैरह हुई थी, उस समय वस्तु की कीमत बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, एकदम आती है बाजार के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब वो कम हो जाता है, जैसे प्याज और आलू देखो 60-70 रुपये किलो हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो मांग तो उतनी है, जनता खरीद रही है,
लेकिन उसकी मात्रा कम हो चुकी है, यानी कीमतें बढ़ चुकी है। इसी प्रकार ये क्या करती है, कीमत को नियंत्रण करती है बजट के द्वारा सरकार। ये भी सरकार का एक क्या होता है, बजट का उद्देश्य होता है, जिसके द्वारा कीमत को नियंत्रण किया जाता है, ताकि एक गरीब व्यक्ति भी क्या कर सके, उस वस्तुओं को खरीद सके। क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो सिर्फ पैसे वाले खरीद सकते हैं ना, गरीब व्यक्ति तो बस से बाहर हो जाएगा, वो तो खरीद ही नहीं पाएगा उसका। तो उसका हम दूसरा उद्देश्य बता सकते हैं, इससे करारोपण यानी नए कर लगाकर जनता से ऋण लेकर ये क्या करती है, जनता क्रय शक्ति कम करती है, और क्रय शक्ति कम करके कीमत को नियंत्रण करती है। उसके बाद और उद्देश्य की बात करें हम आगे नेक्स्ट, बजट के द्वारा देश का आर्थिक व सामाजिक विकास किया जाता है। ये भी एक इसका उद्देश्य होता है, इससे देश का आर्थिक व सामाजिक विकास होता है, इसको विकास को गति देता है। ये क्या देता है, आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देता है। गति देता है इसका मतलब इसको तेज करता है, इसका मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास ज़्यादा होता है। आर्थिक विकास भी होता है आर्थिक आधार पर, और सामाजिक विकास भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हाँ, बजट के द्वारा उत्पादकों को क्या लिख लेना, बजट के द्वारा उत्पादकों को सरकार द्वारा रियायतें देकर, सरकार रियायतें देती है ना, कुछ सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, रियायतें देकर उन्हें उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, अभी इसको प्रोत्साहित करती है। इससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो सरकार कुछ कर वगैरह में छूट देकर, सरकार कुछ उसको सब्सिडी अनुदान देकर, ऋण में छूट देकर, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, उत्पादकों को प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, और वो और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, अधिक उत्पादन। उसके बाद बजट का उद्देश्य और चर्चा करें, बजट के द्वारा सरकार मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के बारे में बताया हुआ आपको, कीमतों का बढ़ना, वह मुद्रा अपस्फीति यानी कीमतों का घटना पर नियंत्रण करती है, पर नियंत्रण करती है, वह अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखती है, संतुलित बनाए रखती है, ठीक है। इसी के द्वारा सरकार बजट के द्वारा क्या करते हैं, मुद्रास्फीति और अपस्फीति, जैसे मुद्रास्फीति आ गई तो सरकार नए कर लगा देगी, कर को बढ़ा देगी पुराने करों को, ठीक है। मुद्रास्फीति आ गई तो सरकार कर कम कर देगी, ठीक है। मुद्रास्फीति का तो होता है कीमतों का बढ़ना है, पैसा जनता के पास बहुत ज़्यादा होना, तो ऐसी स्थिति में सरकार कर लगाई तो जनता से पैसा कम हो गया ना, बस, यानी मुद्रास्फीति कम हो गई। अपस्फीति का होता है जनता के पास पैसा नया होना, यानी कीमतों का बिल्कुल ही गिर जाना। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, जनता के पास पैसा बढ़ाने के लिए कर को कम कर देगी। इसका मतलब सरकार को पैसा हम कम देंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो अपने आप ही क्या होगी, मांग बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी सरकार क्या करती है, बजट के द्वारा अपनी वित्तीय प्रशासन के द्वारा मुद्रास्फीति और अपस्फीति पर नियंत्रण रखती है, किस लिए, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे, यानी ना तो ज़्यादा मुद्रास्फीति हो ना ज़्यादा मुद्रा अपस्फीति हो, जो अर्थव्यवस्था वो एक संतुलित में या संतुलन में चलती रहे। तो ये भी एक बजट का उद्देश्य है। आगे हम नेक्स्ट बात करें इससे संबंधित, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखो हम बात करें तो वर्तमान में जो राज्य है, देश है, वो लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी, और क्या है, लोक कल्याण, वर्तमान में देश है वो क्या है, लोक कल्याणकारी। अब लोक कल्याणकारी देश है, इसका मतलब देश का, राज्य का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोक कल्याण करता है अभी सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर पैसा खर्च करने लग गई है। तो आप देख लो, जब बच्चा गर्भ में आता है और जब लास्ट के अंदर मृत्यु होती है, तब से लेकर लास्ट तक सिर्फ सरकार का ही काम है। गर्भ में आते ही उसके टीकाकरण करना,
है ना। तो पूरे साल उसकी देखभाल करना, उसके बाद जन्म के बाद जो प्रसव कराया जाता है सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उसके द्वारा उनको पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनको टीकाकरण होता है, तो जैसे वो बड़ा होता जाता है, दवा पोलियो की दवा पिलाना, उसको उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, उनके स्वास्थ्य की उनके लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाना, उसके बाद उनको जॉब देना, देते हैं सरकार वैकेंसी वगैरह निकाल कर। ठीक है, रोजगार देना, लास्ट के अंदर वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, ये भी सरकार देती है। और उसके बाद लास्ट के अंदर जब मरते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी सरकार ही जारी करती है। जब जन्म होता है तो जन्म पर डेथ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो भी कौन सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसका मतलब सरकार का अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है। हमें भोजन उपलब्ध करवाती है, स्वस्थ पानी उपलब्ध करवाती है, ये सरकार की ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि जनता के कल्याण की बात होती है, जनता के कल्याण की, और जनता के कल्याण के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करना पड़ता है। अब ज़्यादा पैसा व्यय करना पड़ता है तो ऐसे तो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, बजट के द्वारा सरकार पैसा व्यय करेगी ताकि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोक कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। जनता का कल्याण का होता है विकास होना, जनता का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो, विकास हो। तो ये बजट के द्वारा ही क्या हो सकता है ना, मुमकिन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर उद्देश्य की बात करें, सरकार और क्या कार्य करती है। देखो, बजट के द्वारा सरकार देश में आर्थिक असमानता, ये ध्यान रखना, आर्थिक असमानता को कम करती है। आर्थिक असमानता को कम करती है। कैसे कम करती है? हमने बात की थी ना अभी कर की, तो जो अमीर होते हैं, तो जिनकी ज़्यादा आय होती है, सरकार उन पर टैक्स लगाती है, कर लगाती है, उनसे जो धन आता है, पैसा आता है, वो क्या करती है, गरीबों पर खर्च कर देती है, यानी गरीबों के लिए योजना बना देती है। तो यहाँ से पैसा कम हो गया, यहाँ पर पैसा बढ़ गया ना, तो बढ़ गया, तो जो असमानता ज़्यादा थी वो असमानता थोड़ी कम हो गई ना। तो ये भी बजट के द्वारा ही, सरकार के द्वारा किया जाता है कि जो देश में धन के आधार पर अमीरी और गरीबी की जो असमानता है, जो विषमता है, उसको बजट के द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है भी असमानता ज़्यादा ना बढ़ जाए, भी अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। ऐसी स्थिति फिर लोकतांत्रिक जो नीति है वो लागू नहीं हो पाती। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है। इसके लिए सरकार क्या करती है, ऐसी योजना बनाती है इससे अमीरों से पैसा कम रहे, उन पर ज़्यादा पैसा ना बढ़े और गरीबों का विकास होता रहे। इसका मतलब सरकार क्या करती है, इस बजट के द्वारा क्या करती है, असमानता को कम करने की कोशिश करती है। वो बजट के द्वारा ही किया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। और बजट के द्वारा ही सरकार क्या करती है, गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है, गरीबों के विकास के लिए प्लानिंग करती है। योजना आती है ना, वो आती है अंत्योदय जन योजना, अंत्योदय जन योजना, उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण से संबंधित योजनाएं, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बहुत सी ऐसे जैसे नरेगा चल रही है। इसके द्वारा क्या करती है, वो गरीबों को रोजगार देती है, गरीबों को संसाधन उपलब्ध कराती है। अब जैसे फ्री के अंदर ये वो दिया जा रहा है, गेहूँ दी जा रही है सरकार द्वारा, ये कोरोना का जो कहर चल रहा है उसके अंदर, कोविड-19, सरकार फ्री में गेहूँ दे रही है। सरकार और भी बहुत सी खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवा रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो जनता के कल्याण के लिए कर रही है और उनके जो असमानता उसको कम करने की कोशिश में कर रही है, ताकि गरीबों को रोजगार मिलेगा नरेगा के द्वारा, तो उनका भी क्या होगा, विकास होगा। तो बजट के द्वारा सरकार क्या करती है, देश में आर्थिक असमानता को भी कम करती है। तो ये हो गए बजट के हमारे उद्देश्य। बजट के क्या हो गए, सिंपल है ना, कितने सिंपल है, कितने बढ़िया है, आराम से याद कर सकते हो आप, अर्थ भी याद कर सकते हो आप। अब आते हैं कुछ बजट के स्वरूप या बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, उनके स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं हम। यानी बजट के कुछ प्रकार है, कुछ स्वरूप है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। वैसे आपको सीधा शॉर्टकट में बता देता हूँ, आपको ज़्यादा मत्थापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बजट के प्रकार की बात करें तो पहला बजट का प्रकार है राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट। देखो, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्व बजट की।
अब इस ये जो बजट है ये दो भागों में प्रत्येक हम दो ही भागों में बांटेंगे, ये ध्यान रखना आप। इस पूंजीगत बजट को भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो राजस्व बजट को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो। इसके अंदर दो मदें शामिल होती हैं, कौन कौन सी? एक तो राजस्व प्राप्तियां और एक राजस्व व्यय। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो वित्तीय प्रशासन होता है उसके अंदर प्राप्तियां, व्यय और ऋण का प्रबंध करना यही तो होता है। इसका मतलब राजस्व बजट के अंदर भी क्या होता है? एक तो राजस्व प्राप्तियां होती है, एक राजस्व व्यय होता है। ठीक है, यानी सरकार राजस्व के द्वारा जो प्राप्त करता है, धन जो पैसा इकट्ठा करती है। राजस्व क्या होता है? कर होता है, टैक्स होता है, जिसके द्वारा पैसा सरकार को मिलता है। व्यय जो सरकार पैसा व्यय करती है, जो उससे प्राप्त धन होता है उसको आगे व्यय कर देती है। अब बात सुनो, इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको मेन लाइन याद क्या रखनी है उसकी चर्चा कर दो। ये जो प्राप्तियां होती है, इससे सरकार को जो आय होती है, प्राप्तियों सरकार को जो आय होती है उसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, ये ध्यान रखना। इस वजह से जो सरकार की आय होती है ना, इसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है, उसी वित्तीय वर्ष से होता है। और इसी कारण इसको चालू खाता भी कहते हैं। इस बजट प्राप्तियों क्या बोलते हैं? चालू खाता, क्योंकि उसी वर्ष के लिए होता है, आगामी वर्ष के लिए नहीं होता है। जैसे आज इस वर्ष की टैक्स में राजस्व प्राप्तियां होगी, अगले वर्ष के लिए अलग है, अगले वर्ष के लिए अलग है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती घटती जाएगी वैसे वैसे तो ये प्राप्तियां तो कम ज़्यादा होती जाएगी। तो ये होता है उसी वित्तीय वर्ष के लिए, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? चालू खाता भी कहते हैं, क्योंकि उसी वित्तीय वर्ष होता है, नेक्स्ट आगामी वर्ष आएगा उसके लिए अलग होगा ये। ठीक है, एक आप बात ध्यान रखना, तो राजस्व प्राप्तियां सरकार जो प्राप्त करती है, इससे सरकार जो प्राप्त करती है, ठीक है, उसके बदले में सरकार की कोई देनदारियां नहीं होती, देनदारियां नहीं होती। यानी इसका मतलब सरकार को वापस उसके बदले में कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इनकम टैक्स लगा तो सरकार उसके बदले कुछ देती है क्या? कुछ सरकार की देनदारी। लेकिन देखो, सरकार अगर जनता से ऋण लेती है तो वहां पर तो सरकार की देनदारी है, भी वापस ऋण देना भी है, उसका ब्याज भी देना है। जैसे मान लो आपको उपहार मिलता है, कोई उपहार मिला, कोई आपको गिफ्ट मिला, क्या उसके बदले में आपको देना पड़ता है? क्या कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप वो पैसा उधार ले रहे हो तो आपको वापस भी देना पड़ेगा, वो देनदारियां होती है। लेकिन इसमें कोई देनदारियां नहीं होती सरकार की, वो होता है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां यानी राजस्व के द्वारा जो सरकार को प्राप्त होता है, राजस्व मदों से सरकार को, जैसे कर वगैरह से जो सरकार को प्राप्त हो रहा है वो राजस्व प्राप्तियां होती है। कर के अंदर बहुत पढ़ोगे आप, निगम कर, आयकर, ठीक है। तो ये कर है, इसके द्वारा जो सरकार को प्राप्त होता है, एक तो उसकी कोई भी सरकार की देनदारियां नहीं होती, इसके बदले में सरकार को कुछ देना नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, ये उसी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, इस कारण उसको चालू खाता कहते हैं। सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है आप, ये पूंजीगत खाते में उसका उल्टा कर देंगे हम, और कुछ भी नहीं है। बात समझे ना? राजस्व प्राप्तियां, उसका अर्थ तो आप ये लिखोगे कि सरकार के द्वारा राजस्व से जो प्राप्त होता है, या राजस्व के द्वारा जो सरकार की आय होती है, इनकम होती है, वो राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेन दो बात ध्यान ये रखनी है भी, एक तो ये चालू उसी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, चालू खाता कहते हैं। एक इसके अंदर सरकार को उसके बदले में कोई सरकार की देनदारियां नहीं बनती, सरकार मजबूर नहीं होती भी उसके बदले उसको कुछ ना कुछ देना होता है या कुछ उसको वापस करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजस्व व्यय की। ये तो होगी राजस्व प्राप्तियों के बारे में बातें। अब राजस्व बजट के अंदर दूसरा पड़ेगा आप राजस्व व्यय। देखो, सरकार जब खर्च प्राप्त होगा, आय होगी, तो उसका व्यय तो करेगी ना सरकार। सरकार का पैसा आता है उसको वापस सरकार जनता में लगाती है, जनता में खर्च तो करती है, उसको व्यय कहते हैं। व्यय भी दो प्रकार का होता है। व्यय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो व्यय होता है विकासात्मक, एक होता है गैर विकासात्मक। सिंपल सी बात है, जब विकास के लिए व्यय किया जाता है, जैसे उद्योगों पर खर्च किया जाता है, उद्योग धंधों पर। मेरी बात सुनो, जब उद्योग धंधों में खर्च करेंगे तो उससे तो विकास ही होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वस्तुएं बढ़ेगी। अरे सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये तो उद्योग धंधों के लिए, इसका मतलब विकास के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है ना। ये तो उद्योग धंधों के लिए पैसा, इंडस्ट्रियां बनाई जा रही है, नई नई तकनीक, मशीनें लाई जा रही है, इंजीनियर लाई जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ ये तो आर्थिक विकास के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है।
जैसे मान लो आपके पास पैसा है, एक तो आप कुछ चॉकलेट लेकर उसको खा लेते हो, वो गैर विकासात्मक है, यानी आपने पैसा खर्च कर दिया। लेकिन आप 10 रुपये चॉकलेट लेकर कहीं जाकर 15 की बेच देते हो, इसका मतलब आपने आर्थिक विकास यानी अपने विकास के लिए वो पैसा खर्च किया है। इसी प्रकार सरकार पर डिपेंड होता है। अगर विकास आता तो अगर सरकार वो पैसा व्यय उद्योग धंधे बड़े बड़े इंडस्ट्री उनके लिए करती है, उसके बाद देश में रोजगार बढ़ता है, आर्थिक विकास होता है, लोगों की आय बढ़ती है, वो तो होता है विकासात्मक व्यय। यदि सरकार ऐसा खर्च जिसके अंदर मान लेते हैं कोई सब्सिडी यानी कोई छूट दी जाती है, ठीक है, छूट के दो आप, ये कोई अनुदान दिया जाता है, यानी ये जो व्यय होता है वो गैर विकासात्मक होता है, इससे कोई उत्पादन नहीं होने वाला, इससे कोई उत्पादन नहीं होने वाला। सरकार जैसे बेरोजगारी भत्ता दे रही है, इससे क्या उत्पादन हो रहा है? सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, उससे क्या उत्पादन हो रहा है? अगर वही पैसा सरकार उद्योगों में लगाए तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, नए नए उद्योग लगेंगे, नई नई तकनीकें आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। लेकिन अगर वही पैसा जैसे मान लो तो एक घर के अंदर होम लोन होते हैं, जैसे मान लो तो घर के लिए पैसा दिया जाता है, वो तो घर बन गया, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कोई उत्पादन थोड़ी हो रहा है। अगर वही पैसा अगर फैक्ट्री को दिया होता, उसके लिए बिल्डिंग बनाई होती, तो वहाँ पर यानी लगभग हजारों लोगों यानी कम से कम 100 के आंकड़ों में तो लोगों को रोजगार मिलता, कच्चा माल का यूज होता, किसानों को लाभ होता, रोजगार मिलता, उत्पादन बढ़ता, बाजार में हलचल होती, उत्पादन होता, कीमतें कम होती। यानी कहने का मतलब है जो पैसा इन क्षेत्रों में व्यय किया जाता है, राजस्व देखो प्राप्त तो हो गया हमें, तो आगे व्यय तो करेगी सरकार, अपने पास तो रखेगी। अगर व्यय करता है, अगर उद्योग धंधों वगैरह में व्यय कर रहा है, वो तो होता है विकासात्मक। अगर उसको अन्य क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है, उसको बोलते हैं गैर विकासात्मक, यानी वहां से कोई पैसे आने की उम्मीद नहीं होती। अगर वो उद्योगों पर खर्च करता है तो उम्मीद होती है भी साल के बाद उसको इनकम होगी, आय होगी, उत्पादन बढ़ेगा। अगर वही पैसा हम जैसे हम चॉकलेट लेकर खा गए तो उसका कोई उम्मीद नहीं थी, वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम उसको बेचने जाएंगे, उसको अलग जाके 15 रुपये की बेचेंगे, तो वहाँ पर हमें आने की उम्मीद होती है, अभी 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे या 5 रुपये का लाभ, ठीक है। तो वो होते हैं विकासात्मक, और जो जिसके अंदर उत्पादन में सहयोग नहीं देते वो भी विकासात्मक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पूंजीगत बजट की बात। पूंजीगत, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये भी दो भागों में बांटते हैं हम, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो पूंजीगत प्राप्तियां और एक बांधेंगे हम पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत प्राप्तियों में ध्यान रखना है वही दो बातें जो हमने इसमें राजस्व प्राप्तियों पढ़ी थी, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा है। ये क्या होता है? ये उसको तो हमने कहा था उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका काम होता है, यानी उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसको वर्ष में होता है, इस कारण उसको चालू खाता भी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर उसी वित्तीय वर्ष का नहीं होता, लेकिन ये देखो इसके अंदर जो व्यय होता है ना, एक बार ये पढ़ देते हैं। व्यय तो होता है वो चालू वर्ष में होता है, यानी उसी वर्ष में होता है, लेकिन उसका लाभ होता है ना, वो आगामी वर्ष में भी देखा जाता है। आने वाले वर्ष के लिए भी उस लाभ को देखा, यानी लाभ उसी वर्ष में नहीं देखा जाता, यानी उसकी लाभ की सामाजिक जो कल्याण में वृद्धि होती है, लाभ की सामाजिक कल्याण में वृद्धि, वो आगामी वर्ष तक भी उसका अध्ययन किया। देखो राजस्व प्राप्ति तो सीधा मैटर है, अभी उस साल को है बस उसी साल में निपट लेते हैं, अगले साल में अलग होगा मैटर। इसके अंदर ऐसा नहीं है, व्यय तो उस वर्ष में किया था, जैसे मान लो 2020-21 में पूंजीगत बजट बनाया जाता है, तो व्यय तो पैसा 2020-21 के अंदर द्वितीय वर्ष में कर देंगे हम, लेकिन उसका सामाजिक कल्याण है वो आगे वर्षों तक भी उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात हम करें, इसके प्रति सरकार की देनदारियां होती है, ध्यान रखना, देनदारियां होती है। उसके अंदर हमने पढ़ा था ना, प्राप्तियों में सरकार की कोई देनदारी नहीं होती, लेकिन इसमें सरकार की क्या होती है? देनदारी होती है, सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। और व्यय यानी जो प्राप्त हुआ है उसको खर्च करना, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम और भी बजट के प्रकार पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।